गुड मॉर्निंग। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग इमोशंस हम देख रहे थे इसके पहले, और हमने देखा था कि इमोशनल लेवल पे जब हम एक फियर एक्सपीरियंस करते हैं तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और ग्लैंडुलर सिस्टम हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है, जो कि एड्रेनल ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं, जहाँ से कॉर्टिजल हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जिससे हम फ्लाइट या फाइट के मोड में आते हैं। जो बिहेवियर जो होता है हमारा कॉग्निशन लेवल तक हम पहुंचते हैं। तो आगे देखते हैं हम। लेट अस टेक ए बेसिक स्ट्रॉन्ग इमोशन ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। जॉय और हैप्पीनेस की इमोशन में कैसी क्या सिचुएशन होती है, कैसे हम सभी जानते हैं कि जो हमारे इमोशनल चेंजेस जब हमारे अंदर आते हैं, इमोशंस के दौरान में, इमोशनल स्टेट में, जब हम इमोशनल स्टेट में होते हैं, इमोशनल लेवल पे होते हैं, तो हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। तो वो चेंजेस किस तरह से होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, तो उसी में हम कंटिन्यू करेंगे। ये जॉय और हैप्पीनेस के इमोशन है। सपोज रिकॉल योर मोस्ट जॉयस मोमेंट लाइक योर बर्थडे। आप आपकी ज़िंदगी का बहुत खुशी का लम्हा याद कीजिए। सपोज योर बर्थडे है था, या फिर आपका रिज़ल्ट आया है, या आपको आपके घर में किसी को अच्छी जॉब लगी है, या कुछ भी आपको कोई भी चीज़ आपने कोई कंपटीशन जीता है, किसी भी चीज़ का कोई बहुत ज़्यादा खुशी का लम्हा उसको आप याद कीजिए, तो डेफिनेटली ये बहुत ही पॉजिटिव स्टिमुलस है, हाईली पॉजिटिव स्टिमुलस हम बोल सकते हैं। और जब भी बॉडी को पॉजिटिव स्टिमुलस मिलता है तो डोपामिन और सेरोटोनिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। डोपामिन कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग डोपामाइन कहते हैं, बोथ आर करेक्ट, आप जैसे चाहे प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो बहरहाल जब बहुत ज़्यादा खुशी होती है, जब खुशी के वक्त खुशी से, स्माइल से डोपामिन और सेरोटोनिन हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, और ये दोनों ही केमिकल्स हमारे हैप्पीनेस से एसोसिएट है। एक बात इसमें यहाँ ये याद रखने की है कि अगर लो सेरोटोनिन लेवल है तो ये क्लिनिकल डिप्रेशन से लिंक होता है। किसी को भी अगर क्लिनिकल डिप्रेशन है तो डेफिनेटली उसका सेरोटोनिन लेवल कम होता है, या फिर अगर किसी का सेरोटोनिन लेवल कम है, हम उसको ऐसा भी कह सकते हैं कि सेरोटोनिन लेवल कम है, तो वो बंदा डिप्रेशन में जाता है। यू स्माइल मोर, फेसेस फ्लशेस और हार्ट रेसेस। तो हमने जो देखा कि डोपामिन और सेरोटोनिन दोनों खुशी से बहुत ज़्यादा लिंक है। तो जब हम जितना ज़्यादा हम मुस्कुराते हैं तो हमारा फेस ब्लश करता है, फ्लश करता है, टिंगलिंग सेंसेशन इन द स्टमक, पेट में थोड़ा सा टिंगलिंग सेंसेशन आता है, एलिवेटिंग योर मूड एंड रिड्यूसिंग योर स्ट्रेस। हमारा स्ट्रेस कम होता है, मूड हमारा बेहतर होता है, हम अच्छा फील करते हैं मुस्कुराते हैं तो। Strong basic emotions like happiness, sadness, fear, anger, etc. are directly linked to the arousal of physiological changes which occur during emotions, especially internal and external. बेसिक इमोशंस कौन कौन से हैं ये हमने इसके पहले ही देखा। देयर आर 8 बेसिक इमोशंस। प्लचिक का जो हमने मॉडल देखा था उसमें हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, एंगर एंड सो ऑन थे। तो ये सारे ही इमोशंस फिजियोलॉजिकल चेंजेस के अराउजल से डायरेक्टली लिंक होते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं ये इमोशंस की वजह से, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही तरह से। तो उसको समझने के लिए हम ये डायग्राम देखते हैं, नीचे जो है आपको अच्छे से समझ आएगा इंशाल्लाह। ये जो बॉक्स में दिया है वो बताया है कि कौन कौन से सिस्टम कंट्रीब्यूट करते हैं, कौन कौन से सिस्टम टेक पार्ट लेते हैं इमोशनल लेवल पे, और क्या फिजियोलॉजिकल क्या चेंजेस होते हैं। सामने जो थोड़ा एरो जैसा बॉक्स बना है उसमें लिखा है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस कैसे होते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट हमारी बॉडी के इन्वॉल्व होते हैं इमोशनल स्टेट पे। इंटरनल पार्ट उसमें कौन कौन से, सबसे पहले तो द ब्रेन। हम सभी जानते हैं कि ब्रेन हमारी बॉडी का वो पार्ट है जो कि कंट्रोल रोल प्ले करता है हमारे बॉडीली फंक्शंस में, लाइक अवेयरनेस, मूवमेंट, सेंसेशंस, थॉट, स्पीच एंड मेमोरी, ये सभी के लिए वो सेंट्रल रोल प्ले करता है। देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है, और जो
इंफॉर्मेशन सारी बॉडी से जमा करता है स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए ब्रेन तक की इंफॉर्मेशन। टू एंड फ्रॉम इंफॉर्मेशन टेक फ्रॉम CNS एंड फ्रॉम CNS, मतलब कि वहाँ से इंफॉर्मेशन वो लेता भी है, बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इंफॉर्मेशन आती भी है और वहाँ से वापस जाती भी है, जहाँ पे आपको फिजियोलॉजिकल चेंजेस फिजियोलॉजिकल सेंस उसका आता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे कंसिस्ट करता है, जो कि इंफॉर्मेशन लेता है हमारी पूरी बॉडी से और कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज़ को। देन एनाटॉमिक नर्वस सिस्टम जो ANS है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे कंसिस्ट होता है, ये दोनों पे मुश्तमिल होता है, जो कि हमारे ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स फंक्शंस को कंट्रोल करता है एनाटॉमिक नर्वस सिस्टम। और इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट के मोड वाले के लिए ये होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट के लिए रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में होता है, हम ये ऐसा कह सकते हैं। फिर से मैं आपको समझा रही हूँ कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हमारी बॉडी का मेन पार्ट है, जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पे मुश्तमिल होता है। ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड इसमें होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और ब्रेन क्या होता है, बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, अवेयरनेस, मूवमेंट, सेंसेशन, थॉट, स्पीच, मेमोरी, ये सारे जो फंक्शंस होते हैं इसको ब्रेन कंट्रोल करता है। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके ये करते हैं कि इंफॉर्मेशन बॉडी से गैदर करते हैं, बॉडी से कलेक्ट करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज़ को। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया और उसकी वजह से आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से आप सेंसेशन को परसीव कर पाते हैं और अकॉर्डिंगली चेंजेस होते हैं फिर आपकी बॉडी में। साथ ही ये भी होते हैं कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये सेंसरी और मोटर सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया कि बॉडी से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और फिर एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं, तो हम उसको ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे सेंसरी और मोटर सिग्नल्स हैं उसको ट्रांसमिट करते हैं। देन है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है इसका मेन फंक्शन होता है जो ऑर्गन्स और ग्लैंड्स के फंक्शन से उसको कंट्रोल करना। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसमें एक होता है और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट मोड के लिए और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड के लिए। तो एक्चुअली ये जो एनाटॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो कि स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स को प्रोवाइड करता है और जो कंट्रोल करता है हमारे हार्ट रेट को, डाइजेशन को, रेस्पिरेटरी रेट वगैरह को, ये सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। देन है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा इससे लेंदी है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपने सिंपली समझा कि हाँ ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है और इंट्रिक नर्वस सिस्टम है, जो कि जनरली इंक्लूड नहीं किया जाता बट इट ऑल्सो हैज़ ए इम्पॉर्टेंट रोल। और फिर उसके बाद में जो लिम्बिक सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम में क्या क्या होता है, आपका हाइपोथैलेमस होता है, हिप्पोकैम्पस होता है, एमिगडेला होता है और लिम्बिक कॉर्टेक्स होता है, जो साइड वाला पार्ट होता है। तो लिम्बिक कॉर्टेक्स स्पेशली हैप्पीनेस और लव के इमोशन, लव केयर, ये सारे इमोशंस के लिए लिम्बिक कॉर्टेक्स रोल प्ले करता है। तो इसमें क्या होता है, जो लिम्बिक सिस्टम है इसमें ये होता है, देखिए हम सभी जानते हैं कि जो हिप्पोकैम्पस है, हिप्पोकैम्पस इज़ अ पार्ट ऑफ मेमोरी। हिप्पोकैम्पस मेमोरी के लिए इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पे हमारी मेमोरी प्रिजर्व होती है और हम रिट्राइव भी कर सकते हैं वहाँ से मेमोरी को। तो जब हमको कोई सेंसेशन आता है, जब कोई हमको स्टिमुलस मिलता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या इंटरनल इन्वायरमेंट, जब हमको कोई स्टिमुलस मिलता है तो हम उसको परसीव कैसे कर पाते हैं, बेस्ड ऑन मेमोरी। जो मेमोरी प्रिजर्व है हमारे पास में, हम उसको रिट्राइव करते हैं और उसकी बेसिस पे ही हम उसको परसीव करते हैं कि हाँ यह रेड कलर ही है, हाँ ये कोल्ड है, ये हॉट है, ये ब्यूटीफुल है, ये अगली है, ये हम हमारी जो प्रिजर्व मेमोरी है उसको
रिट्राइव करके ही हम उसको परसीव करते हैं, वो जो सेंसेशन होता है। देन ये होता है कि आप जब हिपोकैम्पस से आपने सेंसेशन को परसीव किया, उसके बाद में आपका जो इमिगडेला होता है वो वहाँ से स्टिमुलेशन जनरेट होते हैं। जो रिस्पॉन्स इमिगडेला के स्टिमुलेट होने से जनरेट होते हैं, वो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं। फिर हाइपोथैलेमस एड्रेनल ग्लैंड को सिग्नल सेंड करते हैं, और जो एड्रेनल ग्लैंड है वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, कॉर्टिजल वगैरह हमने इसके पहले देखे थे। और ये जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, जो हार्मोन रिलीज होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं हमारे, तब जाके हमारी बॉडी में फिजिकल चेंजेस दिखाई देते हैं। व्हाट द चेंजेस आर हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट, ब्लड शुगर, पर्सपिरेशन, इस तरह के चेंजेस हमारी बॉडी में, हार्ट रेट का बढ़ना या कम होना, ब्लड शुगर का बढ़ जाना, ये सारे जो चेंजेस होते हैं ये दिखाई देते हैं। फिर से आप लिम्बिक सिस्टम को समझिए। पहली बात, लिम्बिक सिस्टम में हिप्पोकैम्पस है, हाइपोथैलेमस है, एमिगडेला है, और आपका लिम्बिक कॉर्टेक्स है। लिम्बिक कॉर्टेक्स स्पेशली हैप्पीनेस एंड लव के इमोशन के लिए होता है। बाकी फियर, एंगर और निगेटिव इमोशन है, तो एमिगडेला और हाइपोथैलेमस कंट्रीब्यूट करते हैं उसके लिए। वैसे हाइपोथैलेमस इमोशन को कंट्रोल करता है, और जो सेक्सुअल रिस्पॉन्सेज है, हार्मोन रिलीज है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये होता है कि जब आप हिप्पोकैम्पस के ज़रिए कोई सेंसेशन को परसीव करते हैं, अपनी मेमोरी, जो आपकी प्रिजर्व मेमोरी है उसको रिट्राइव करके आप जब कोई इमोशन को परसीव करते, कोई सेंसेशन को आप परसीव करते हैं, तो रिस्पॉन्स जनरेट होता है इमिगडेला के स्टिमुलेट होने से। इमिगडेला स्टिमुलेट होता है, फिर वो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं, देन हाइपोथैलेमस एड्रेनल ग्लैंड को सिग्नल सेंड करता है, और हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जो कि ब्लड स्ट्रीम में इंटर होते हैं, और फिर हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं। ये इंटरनल ये पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं। अब चेंजेस क्या क्या होते हैं, इन सारे चीज़ों की वजह से ये सारे कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ में। ब्रेन, CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ANS एनाटॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, नॉट एनाटॉमिक, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ग्लैंडुलर सिस्टम, एड्रेनल ग्लैंड, लिम्बिक सिस्टम, एमिगडेला, ये सारे मिलकर क्या चेंजेस करते हैं, इंक्रीज इन द हार्ट रेट एंड हार्ट बीट्स। आपका हार्ट रेट, हार्ट बीट इंक्रीज हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ना, बॉडी टेम्परेचर बढ़ना, डिक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। आपके माउथ में जो सलाइवा सिक्रीट होता है, अंदर सलाइवा बनता रहता है, तो ये डिक्रीज होता है। और आपने महसूस किया होगा, आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जब किसी वक्त आप फियर की कंडीशन में हैं, या गुस्से में हैं, या फिर एंजाइटी हो रही है आपको, आप परेशान हैं, सैड हैं, तो मुंह सूखा सूखा सा लगता है, ड्राइनेस मुंह में लगती है, तो ये इसी वजह से होता है। देन इंक्रीज इन पल्स रेट, आपकी पल्स रेट बढ़ना, रेस्पिरेशन बढ़ना, एंड एक्सपांशन ऑफ चेस्ट। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें एक और जो है, डिक्रीज इन GI ट्रैक्ट फंक्शनिंग। अभी GI ट्रैक्ट फंक्शनिंग क्या है, GI क्या है, GI जो हमारे माउथ से एनस तक के जो सीरीज़ है हॉलो ऑर्गन्स की, उसको GI ट्रैक्ट बोलते हैं। GI ट्रैक्ट में आपका माउथ होता है, इसोफेगस होता है। इसोफेगस जो आपके थ्रोट और स्टमक को कनेक्ट करता है, इट्स ए ट्यूब ऑफ 8 इंच। देन आपका स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, और NS होता है। तो ये जो GI ट्रैक्ट है, आप ये कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ट्रैक्ट है, तो इसका फंक्शनिंग डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं। और आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब कोई सैड न्यूज़ आप सुनते हैं, या आप बहुत गुस्से में आते हैं, तो यूरिन सेंसेशन या टॉयलेट का सेंसेशन आपको आता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप उस पर कंट्रोल भी नहीं कर पाते। ये यही वजह से होता है कि GI ट्रैक्ट की फंक्शनिंग डिक्रीज हो जाती है। तो ये इंटरनल पार्ट हो गए।
देन एक्सटर्नल पार्ट, एक्सटर्नल में विस्कुलर एंड मस्कुलर सिस्टम। विस्कुलर जो हमारे बॉडी का विस्केरा बनाते हैं, यानी इंटरनल ऑर्गन्स जो है हमारे बॉडी के, और मस्कुलर सिस्टम विस्केरल भी एक्चुअली जो इंटरनल मसल्स होते हैं, जो स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। मस्कुलर में भी हम सभी जानते हैं कि जो मस्कुलर सिस्टम है हमारी बॉडी का, वो बॉडी मूवमेंट के लिए परमिट करता है और हमारे पोस्चर को मेंटेन करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है। इसकी वजह से ये भी अपना पार्ट प्ले करते हैं इमोशनल स्टेट में, इमोशनल लेवल पे। जो स्केलर एंड मस्कुलर सिस्टम है, उससे क्या होता है, आपके वॉइस में चेंजेस होते हैं, आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होना, आपका वॉल्यूम कम होना, आपकी आवाज़, आप कभी बहुत ज़ोर से चिल्ला के बोलना, या फिर डर के मारे मुंह से आवाज़ नहीं निकलना, आपके टोन में चेंजेस होना, फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है, मसल्स में स्टिफनेस आप खुद महसूस करते होंगे कि जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में, तो आपको आपके मसल्स में स्टिफनेस, सख्ती सी लगती होगी। स्वेटिंग, फोरहेड, पाम, फीट, रिंकल्स ऑन द फोरहेड, पसीना बहना, और पेशानी पे लकीरें पड़ना, रिंकल्स पड़ना। लिप एंड जॉ अलाइनमेंट, रेडनेस एंड डायलेटेड पिपल्स, आपकी आंखें लाल होना, पुतलियों का फड़कना, स्किन एंड स्किन टेम्परेचर चेंजेस, और इरेक्शन ऑफ हेयर ऑन द स्किन, जो रोंगटे खड़े हो जाना जिसको हम बोलते हैं, बाल पूरे खड़े हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं हमारी स्किन के, जो हाथ पे बाल दिखाई देते हैं, और स्किन का टेम्परेचर चेंज होता है। तो ये सारे चेंजेस होते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी। बॉटम लाइन में हम ये कह सकते हैं कि इमोशनल लेवल पे हमारा ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और आपका लिम्बिक सिस्टम, ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं। इंटरनली और एक्सटर्नली आपका विस्केलर और मस्कुलर सिस्टम कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से आपके इंटरनल चेंजेस भी होते हैं, पल्स रेट, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन वगैरह का बदलना और चेंज होना। और जो एक्सटर्नल चेंजेस भी आपके दिखाई देते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होना, अपने मसल्स में स्टिफनेस आना, वॉइस का लो या हाई होना, और स्किन इरेक्शन ऑफ हेयर वगैरह। Then, so now that you are aware of what an impact a positive or a negative emotion can have on your body, हमने पिछली वीडियो में फियर के इमोशन के बारे में देखे थे, जिसका मैंने शुरू में अभी रिवाइज भी किया थोड़ा सा, और अभी हमने देखे हैप्पीनेस के या जॉय के इमोशन के बारे में। तो अभी आप अच्छी तरह जान गए होंगे कि आइदर इमोशन पॉजिटिव हो और निगेटिव हो, दोनों ही तरह इमोशन का आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है। Now you can very well become more conscious of how you express your emotions and deal with them in a healthy manner. तो अभी हमें वो कॉन्शियस होना ही चाहिए, हम और हो ही सकते हैं कि हम हमारे इमोशंस को आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, उन इमोशंस को हम कैसे हेल्दी मैनर में डील करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ निगेटिव इमोशंस ही आपको हर्ट करते हैं या उसकी वजह से ही आपका नुकसान होता है। जो पॉजिटिव इमोशंस हैं, बहुत बार इंसान बहुत खुशी में या बहुत जज्बात में आके भी ऐसी हरकतें कर लेता है कि जिसकी वजह से उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है, या फिर वो बिल्कुल बेवकूफ़ी की हरकत होती है, उसमें कोई लॉजिक नहीं होती है। तो ये हमेशा हमें जज्बात में आके कोई गलत फ़ैसला ले लेता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि पॉजिटिव इमोशंस और निगेटिव इमोशंस दोनों को ही हमें हेल्दी मैनर में डील करते आना चाहिए। Researchers have proven that practicing gratitude, mindfulness, altruism, kindness, empathy, compassion, and forgiveness are all highly effective ways of balancing your emotions and dealing with the stressful challenges one faces in day-to-day life. तो अभी इमोशंस को हेल्दी वे में हम कैसे डील करेंगे, हेल्दी मैनर में हम किस तरह से डील करेंगे इमोशंस के साथ, उसके लिए रिसर्चर्स बताते हैं कि अगर हमें ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस हो, शुक्रगुजारी का जज्बा हो, हम हर किसी के लिए थैंकफुल हो, थैंक यू कहने की हमें आदत हो, माइंडफुलनेस हो, अल्ट्रिज्म हो, काइंडनेस हो, एम्पैथी हो, आपके अंदर रहम और हमदर्दी तो हो ही, साथ ही एम्पैथी भी हो, यानी कि आप रैशनली सोच सके। आप किसी से आपको सिंपैथी आ रही है, सिंपैथी और एम्पैथी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, शायद मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बताया है
कि सिंपैथी में जस्ट आपको उसके ऊपर पिटी आती है, तरस आता है, हमदर्दी होती है, अरे बहुत बुरा हुआ यार उसके साथ में, वो रो रहा है तो आप भी उसके साथ में 2 आंसू बहा लें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एम्पैथी में ये होता है कि आप रैशनली सोचते हो। पहली बात तो एम्पैथी मतलब ये कि खुद को सामने वाले की जगह रख के सोचना। आप जिसके साथ में एम्पैथेटिक हो रहे हो उसकी जगह पे रख के सोचना कि अगर ये सिचुएशन आपके साथ होती है, अगर ये इंसिडेंट आपके साथ होता तो आप कैसे रिस्पॉन्स करते, आप कैसे बिहेव करते, एंड व्हाट यू हैव टू डू एक्चुअली। रैशनली क्या करना चाहिए जिसकी वजह से ये नुकसान को ओवरकम किया जा सके, इससे बाहर निकला जा सके, ये दुख को पे काबू पाया जा सके। क्या रैशनल कदम उठाना चाहिए हमने, क्या प्रैक्टिकल अप्रोच हमारी होना चाहिए, तो दिस इज़ एम्पैथी। तो एम्पैथी होना, कंपैशन होना, फॉरगिवनेस होना, और बहुत ही ज़्यादा अहम माफ़ करने की आदत अगर आपके अंदर होती है तो आप बहुत ही रिलैक्स होते हो। और अगर आप माफ़ नहीं कर पाते हो तो सामने वाला तो करके आपके साथ में चला जाता है, उसने आपको कुछ बोल दिया, कुछ गलत सलत बोल दिया, उसने आपको थप्पड़ लगा दिया या उसने आपका कोई नुकसान किया वो तो बोल के चला जाता है, लेकिन आप अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हो उससे। फिजियोलॉजिकल चेंजेस बहुत सारे होते हैं, जीआई ट्रैक्ट की फंक्शनिंग अफेक्ट होती है और डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर होता है, तो बहुत सारी बीमारियों को लीड करता है वो। और काफ़ी कुछ नुकसान तो उसकी वजह से होते हैं। जबकि अगर हम किसी को माफ़ कर दें तो हम काम हो जाते हैं, हम रिलैक्स हो जाते हैं और सारे बॉडी फंक्शनिंग भी प्रॉपरली होता है और हम बड़े नुकसान से बच सकते हैं। तो ये सारे हाईली इफेक्टिव वेज हैं ऑफ बैलेंसिंग योर इमोशंस एंड डीलिंग विद द स्ट्रेसफुल चैलेंजेस वन फेसेस इन डे टू डे लाइफ। जो हम डे टू डे लाइफ में स्ट्रेसफुल चैलेंजेस फेस करते हैं उनको बैलेंस करने के लिए और हमारे इमोशंस को बैलेंस करने के लिए और इन स्ट्रेसफुल चैलेंजेस को डील करने के लिए ये सारे ही जो ग्रेटिट्यूड, माइंडफुलनेस, अल्ट्रुइज्म, काइंडनेस, एम्पैथी, कंपैशन, फॉरगिवनेस हाईली इफेक्टिव वेज हैं। तो होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा और आप बहुत अच्छे से ये समझ गए होंगे कि इमोशंस का आपकी बॉडी पे किस तरह से इफ़ेक्ट होता है और आपको इमोशंस को हेल्दी मैनर में कंट्रोल करने, डील करते आना ही चाहिए। और आप इसके लिए अप्रोच करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे और कोई कदम भी उठाएंगे, प्रैक्टिस शुरू करेंगे इन सारी चीज़ों की। हैव अ गुड डे।